हेलो, दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ स्टोरी बड़े घर की बेटी. Link of part 1 and part 2 is given in description box. Let's continue the story. बेनी माधव सिंह श्रीकंठ की बात सुनने के बाद एकदम घबरा गए और बोले, क्यों? मतलब ऐसा क्यों है कि अब तुम साथ नहीं रहने की बात कह रहे हो? श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है. आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है. जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं. मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं. यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है. कड़ी बात तक ही हो तो चिंता नहीं. कोई एक दो कह ले वहां तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं मुंह ना खोलूं. तो अब यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जब आनंदी से श्रीकंठ ने सारी बात सुनी और उसको सच्चाई का पता चला, तो एक अच्छा पति होने के नाते उसने जो उसकी पत्नी के साथ गलत हुआ था उस बात पर वह क्रोधित हुआ और बोला. उसने बेनी माधव सिंह से क्या कहा कि मैं इसलिए अलग होना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है. मतलब मुझे भी अपनी इज्जत का कुछ ख्याल है. आपके घर में, मतलब कि अब घर में यहाँ पर अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है, इनजस्टिस हो रही है और जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं. मतलब लाल बिहारी उसको आनंदी की इज्जत करनी चाहिए, इसकी बजाय वो उससे मिसबिहेव कर रहा है. वो कह रहा है मैं तो दूसरे का नौकर ठहरा, मतलब मैं तो सर्विस करने के लिए चला जाता हूँ, घर पर रहता नहीं. यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है. तो वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर उसकी वाइफ पर खड़ाऊ मारी जा रही हैं. कोई एक दो कह ले वहां तक मैं सह सकता हूँ. वो कह रहा है कि मुंह से कोई चलो कोई एक दो बात कह ले मैं फिर भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं मुंह ना खोलूं. तो श्रीकंठ ये कहना चाह रहा है, लेकिन उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि उसकी पत्नी के ऊपर कोई मारपीट करना चाहे और वो चुप रहे. मतलब उन्होंने जब श्रीकंठ की ऐसी बातें सुनी तो वह उसका कुछ उत्तर नहीं दे सके, उसका कुछ जवाब नहीं दे सके, क्योंकि श्रीकंठ सिंह एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और उनका आदर भी करते थे. किसका? बेनी माधव सिंह का, अपने पिताजी का आदर भी करते थे. लेकिन जब आज उन्होंने श्रीकंठ के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वे उत्तर नहीं दे पाए. उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा अवाक रह गया. यहाँ पर बूढ़ा कहा गया है बेनी माधव सिंह के लिए. तो श्रीकंठ सिंह के ऐसे तेवर देखकर, मतलब इतना गुस्सा देखकर, वह जो बूढ़ा था, मतलब जो उसका पिता था बेनी माधव सिंह, वो हैरान रह गया, अवाक रह गया कि अरे श्रीकंठ ऐसे कैसे बात कर सकता है उससे. केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो. स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं. जो बेनी माधव सिंह थे वो बहुत ही पुराने विचारों के व्यक्ति थे. उनको लगता था पुरुष चाहे जो भी कर दे लेकिन स्त्रियों को नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए वो लाल बिहारी का पक्ष भी ले रहे थे. तो बेनी माधव सिंह ने श्रीकंठ से कहा कि स्त्रियों को इतना फ्रीडम देना ठीक नहीं है, नहीं तो वो घर का नाश कर देती है, मतलब घर को बर्बाद कर देती है. श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूँ. आप स्वयं जानते हैं मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार असह्य है. तो जो बेनी माधव सिंह जब श्रीकंठ से ऐसी बातें कर रहे थे कि स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं और स्त्रियों को ज़्यादा फ्रीडम नहीं देनी चाहिए, तो श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया कि इतना मैं जानता हूँ. मतलब उसने कहा कि मैं इतना समझदार हूँ और आपके आशीर्वाद से, उसने कहा पिताजी आपके आशीर्वाद से मैं मूर्ख नहीं हूँ.
फिर उसने बताया कि आप खुद भी जानते हैं कि मेरे ही समझाने पर इस गांव में कई घर संभल गए, मतलब कई घरों की लड़ाइयाँ खत्म हो गई। फिर उसने कहा कि जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार असह्य है। लेकिन जिस स्त्री के सम्मान का मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, वो कहना चाह रहा है कि वो अपनी पत्नी के साथ ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार, मतलब जानवरों जैसा व्यवहार नहीं सह सकता। फिर वो बेनी माधव सिंह से कहता है, आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। वो कह रहा है कि आप ये समझ लो कि इतना हो जाने पर भी मैंने लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया है, कुछ सजा नहीं दी है। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बात और ना सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन अब जो बेनी माधव सिंह थे, श्रीकंठ की ऐसी बात सुन के गुस्सा हुए और फिर बिना कुछ आगे उसकी बात सुने हुए कहने लगे कि देखो, लाल बिहारी जो है वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा ब्रदर है। अगर उससे कोई गलती हो गई हो, मतलब उससे कोई भूल चूक हो गई हो, तो तुम उसके कान पकड़ लो। लेकिन वो आगे कुछ कहते इससे पहले ही श्रीकंठ ने उनको रोक दिया और तुरंत बोला, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। तो श्रीकंठ ने कह दिया, मैं अब लाल बिहारी को अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह बोले, स्त्री के पीछे, मतलब तुम एक औरत के पीछे अपने भाई को छोड़ रहे हो? जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। उसने कहा, नहीं, मैं एक स्त्री के पीछे नहीं छोड़ रहा हूँ। वो जितना क्रूर है और जो नासमझी उसने की है, मैं उसके कारण उसको अपना अब भाई नहीं मानता। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इतनी बातें होने के बाद वे दोनों कुछ देर चुप खड़े रहे। ठाकुर साहब, यहाँ पर ठाकुर साहब आया है बेनी माधव सिंह के लिए। अब बेनी माधव सिंह लड़के का, मतलब श्रीकंठ सिंह का क्रोध था, वो शांत करना चाहते थे। वो यह भी चाह रहे थे कि श्रीकंठ सिंह का क्रोध शांत हो जाए, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। लेकिन वो यह भी नहीं मानना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई गलत काम करा है, मतलब उसने अगर आनंदी से लड़ाई झगड़ा करा है, उसके ऊपर खड़ाऊ फेंकी है, फिर भी बेनी माधव सिंह ये मानने को तैयार नहीं थे कि लाल बिहारी ने कोई गलत काम किया है। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि जो बेनी माधव सिंह हैं, कितनी गलत सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिल्लम के बहाने वहां आ बैठे। अब जब बेनी माधव सिंह और श्रीकंठ सिंह के बीच बातें हो रही थीं, तो उनकी आवाज़ें बाहर भी गांव के लोगों को सुनाई पड़ रही थीं। गांव के लोग भी अब जानने की कोशिश करने लगे कि इनके घर में कभी लड़ाई नहीं होती, आज ऐसी क्या बात हो गई है। तो गांव के कुछ लोग बेनी माधव सिंह के घर जाने के लिए बहाने ढूंढने लगे। तो कोई हुक्के चिल्लम के बहाने वहाँ चला गया। हुक्का चिल्लम कुछ ऐसा दिखता है, ये पुराने ज़माने में धूम्रपान के लिए, मतलब स्मोकिंग करने के लिए लोग यूज़ करते थे। धूम्रपान मतलब स्मोकिंग हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है, डेंजरस होती है। किसी को भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार हैं, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। हमने कहानी की शुरुआत में देखा था कि गांव की जो स्त्रियां थीं, वो श्रीकंठ सिंह को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वे सम्मिलित कुटुंब के उपासक थे। तो जब गांव की स्त्रियों को यह पता चला कि श्रीकंठ अपनी पत्नी के पीछे पिता से लड़ रहे हैं, तो वो ये सब जानकर बहुत खुश हुई। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं अकुलाने लगी।
दोनों पक्ष, कौन से दोनों पक्ष? बेनी माधव सिंह के बीच और श्रीकंठ के बीच। तो जो बेनी माधव सिंह और श्रीकंठ के बीच जो लड़ाई हो रही थी, उनको सुनने के लिए उनकी आत्माएं अकुलाने लगी। मतलब वो बहुत बेचैन हो गई पता करने के लिए कि आखिर बात क्या हुई है। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। तो गांव में कुछ ऐसे बुरे व्यक्ति भी थे जो इस घर की शांति और प्रोग्रेस से बहुत चिढ़ते थे, बहुत जेलस फील करते थे। इन महानुभावों की शुभकामनाएं, अब ये सरकास्टिकली लिखा गया है, व्यंग करते हुए लिखा गया है कि आज ऐसे लोगों की इच्छा पूरी होती दिखाई दे रही है। कोई हुक्का पीने और कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गए। तो अब गांव के लोग बहाने ढूंढने लग गए कि कैसे इनके घर में जाएं। तो कुछ लोग हुक्का पीने के बहाने या फिर लगान की रसीद मतलब टैक्स की रिसीट दिखाने के बहाने उनके घर में आकर बैठ गए। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। अब बेनी माधव सिंह एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे। किस चीज़ में उन्हें एक्सपीरियंस था कि वो ये समझ गए कि ये जो लोग आ रहे हैं उनके घर में, वो किस इंटेंशन से आ रहे हैं। उनको समझ में आ गया कि ये लोग मज़े लेने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने निश्चय किया चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इस देशियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा। उन्होंने, यहाँ पर आया है बेनी माधव सिंह के लिए, तो बेनी माधव सिंह ने सोच लिया कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इन द्वेषियों को, मतलब जो ये लोग बातें जानने के लिए आए हैं, जो मज़े लेने के लिए आए हैं, मैं इनको ताली बजाने का अवसर ना दूंगा, मतलब इनको मज़े लेने नहीं दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जी जो चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। तो अब बेनी माधव सिंह ने तुरंत अपने बोलने का तरीका बदल दिया। वे तुरंत ही कोमल शब्दों में बोलने लगे, मतलब बहुत ही आराम से, बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ में, बहुत ही प्यार से श्रीखंड से कहने लगे कि बेटा, बेटा यहाँ पे किसके लिए आए? श्रीखंड सिंह के लिए। मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, मतलब मैं तुम्हारे कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, तुम्हारा जो मन कर रहा है तुम वो करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। ये श्रीखंड सिंह के लिए कहा गया है कि उन्होंने इलाहाबाद से ग्रेजुएशन की थी और अब एक ऑफिस में जॉब करता था, फिर भी उसको यहाँ पर अनुभव रहित मतलब इनएक्सपीरियंस्ड क्यों कहा गया है? उसको काम करने का तो एक्सपीरियंस था, लेकिन उसको किस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था? वो यह नहीं समझ पाया कि गांव के लोग उसके घर बातें सुनने के लिए आ रहे हैं, मज़े लेने के लिए आ रहे हैं। और वो यह भी नहीं समझ पाया कि उसके पिता एकदम से उससे प्यार से क्यों बात करने लगे। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी, इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में ना आई। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। श्रीखंड सिंह तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो जैसे कॉलेज में डिबेटिंग क्लब वगैरह होते हैं, तो उसे उसी तरह से डिबेटिंग क्लब में अपनी सही बात पर अड़ने की आदत थी। तो अभी भी वो इसी बात पर अड़ा रहा कि लाल बिहारी ने गलती की हुई है और अब इसलिए वो इस घर में लाल बिहारी के साथ नहीं रह सकता। बेनी माधव सिंह ने पुचकारा, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते, वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े होकर क्षमा करो। तो अब बेनी माधव सिंह श्रीखंड सिंह को पुचकार कर, प्यार से उसको समझा बुझाकर
शांत करने की कोशिश कर रहे हैं कि श्रीकंठ किसी तरह मान जाए। बेटा यहाँ पर आया है श्रीकंठ सिंह के लिए। मूर्ख यहाँ पर बेनी माधव सिंह किसको कह रहे हैं? लाल बिहारी को। तो अब कह रहे हैं कि बेटा बुद्धिमान लोग, मतलब तुम तो बुद्धिमान हो और लाल बिहारी तो मूर्ख है, तुम उसकी बात पर ध्यान मत दो, वह बेसमझ लड़का है, मतलब उसको तो समझ है ही नहीं। उससे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े होकर क्षमा करो। तुम बड़े हो, लाल बिहारी तुमसे छोटा है, उससे जो कुछ भी भूल हुई है अब तुम उसको क्षमा कर दो, उसको माफ कर दो। श्रीकंठ सिंह को आवेश आ गया, लेकिन श्रीकंठ सिंह तो अभी भी गुस्सा ही थे। बोले, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहां चाहे चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। उसकी यहाँ पर आया है लाल बिहारी सिंह के लिए। तो वो कह रहे हैं कि लाल बिहारी की इस दुष्टता को, उसकी इस गलती को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं नहीं सह सकता। वो कहता है या तो लाल बिहारी इस घर में रहेगा या फिर वो रहेगा। आपको यहाँ पर आया है बेनी माधव सिंह के लिए। तो अब श्रीकंठ सिंह अपने पिता बेनी माधव सिंह से कहता है कि यदि आपको वह अधिक प्यारा है, मतलब अगर आपको लाल बिहारी अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए। कोई बात नहीं, इस घर से फिर मैं चला जाऊंगा, मैं अपना भार संभाल लूंगा, मतलब मैं अपने परिवार का ध्यान रख लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहां चाहे चला जाए। और कह रहे हैं कि यदि आप मुझे रखना चाहते हो तो फिर आपको लाल बिहारी को कहना पड़ेगा कि वो इस घर से चला जाए, और यह उसका अंतिम निश्चय है। तो श्रीकंठ सिंह ने कहा कि यह मेरा फाइनल डिसीजन है। अब हम कहानी के पार्ट 4 में जानेंगे कि आगे क्या होता है। क्या लाल बिहारी को घर छोड़कर जाना पड़ता है?